ये बच्ची की चाची हैं। पुलिस वाले का दुर्व्यवहार था इनके साथ में दौरान शिकायत की सुनवाई। किस समय और किस टाइम पर कौन से स्थान पर पुलिस वाले ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी करी? जब लड़की के बयान वो दिलाने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने गए तो उस टाइम मजिस्ट्रेट तो वहाँ पे थे नहीं। और जो एएसओ के एएसआई थे, इन्होंने मेरे को बोला कि जाओ बाहर जाके मास्क लेके आओ। उसके बाद लड़की को वो डराने लगे कि अपनी माँ के खिलाफ बोलना है। तो मैं उसी टाइम अंदर चली गई। मैं बोली कि आप क्या बोल रहे हो? वो बोले कि लड़की कह रही है कि भाई मैं अपनी माँ के खिलाफ बोलना चाहती हूँ कि मेरी माँ मेरे को मारती है। मैं बोली हमारी लड़की ऐसा बोलेगी ही नहीं। तो वो मेरे से कहने लगा कि ज़्यादा बकवास मत कर मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एंटी क्राइम न्यूज चैनल एक ऐसी खबर आपको देने जा रहा है जिसको सुनकर आप शर्मसार हो जाएंगे। एक बार फिर से ऐसा हुआ है मामला, एक नाबालिग बच्ची को फिर से शर्मसार किया गया है, उसकी जिंदगी को खराब किया गया है, उसकी प्राइवेसी को भंग किया गया है। अपराधी उम्र दराज है, शिकायत दर्ज हो चुकी है लगभग 10-12 दिन पहले, लेकिन अभी तक ना तो अपराधी गिरफ्तार हुआ है, ना ही उसके खिलाफ कोई कठोर कानूनी कदम उठाया गया है। पुलिस इस मामले में ढिलाई बरत रही है। परिजनों से बात करते हैं। बच्चे की दादी मेरे सामने है। मैं माताजी से जानना चाहूंगा, माताजी आपको जानकारी कैसे मिली, कब पता लगा ये वारदात का? इसका जी पता लगा जब लड़की मिल जाती है हमारी। जब बच्ची आपको मिल जाती है, बच्ची गुमशुदा होने के कितने दिन बाद आपको मिलती है? 3 दिन बाद दिल्ली से फोन आया था। दिल्ली से फोन आया था। हाँ। बच्ची इसी क्षेत्र की है, आपके घर से के आसपास से गायब हुई थी क्या? नहीं, स्कूल गई थी। स्कूल गई थी? स्कूल गई जी जी सोनीपत में। जी। अच्छा, बच्ची यहाँ से अपने रोज की तरह स्कूल जाती है। हाँ। फिर बच्ची घर नहीं आती। कितने दिन तक लापता रही है बच्ची? 3 दिन। 3 दिन बाद में क्या आप पुलिस के पास में गए थे? माताजी आप गए थे क्या? हाँ गए थे। पुलिस का क्या रवैया था? पुलिस का उस दिन तो दर्ज कर ली थी उन्होंने एप्लीकेशन। जी। हाँ, 2 दिन ढूंढ पड़ेगी, 7 दिन करवा ली थी हमने। जी। अब पीड़ित पक्ष में से बच्ची के फादर हमारे साथ में, बच्ची के पिता हमारे साथ में, जो कि एक मजदूर हैं। हाँ जी साहब, आपको कब पता चला, क्या वारदात थी, क्या था पूरा मामला? पूरा मामला तो पहले से 24 तारीख को लड़की स्कूल के समय गायब हुई है जी। जो कि स्कूल टाइम में वो गलत काम करके इसको छोड़ गया है अपराधी। उसने लड़की को दबा रखा था, धमका रखा था, जिसके कारण वो उससे डरी हुई थी। उसने 24 तारीख से पहले बच्ची कभी उसके संपर्क में आई किसी प्रकार से? हमारी नज़रों में नहीं आई है जी। दूसरी बात, वो अपराधी की उम्र कितनी है? उम्र उसकी 50 प्लस है। आपके ही गांव का है? हमारे गांव का। जी। 50 प्लस है। उसका भी अपना परिवार, बच्चे वगैरह सब कुछ होगा। अपराधी आप ही के क्षेत्र का है? जी जी। जब आपको 24 तारीख को बच्ची गायब हुई है तो बच्ची ने कुछ बताया आके घर पे? नहीं, उस दिन कुछ नहीं बताया। उसने लड़की को फ़ोन दे रखा था, जिसके कारण वो दबाव में थी और उसने लड़की को दबा रखा था। फोन कैसा था? फोन यही ऐसा अपना आम फोन होता है जो उस एंड्रॉइड फोन था, स्मार्टफोन था? जी। डिस्प्ले टच वाला? जी। ये फोन उसने बच्ची को कब दिया था? ये 24 तारीख को दिया था, लेकिन जिसका इसने घर में किसी को बताया नहीं कि उसके पास फ़ोन है, क्योंकि उसने इसको डरा रखा था। जो कि ये लड़की बता रही थी कि 24 तारीख को उसने पहले उसके साथ गलत काम किया है। स्कूल जाते टाइम वो घर से जैसे ही गांव के स्टैंड पे गई तो वहाँ गांव के ही एक आदमी की गाड़ी और वो आदमी उसमें बैठा हुआ था। लड़की स्कूल जाने के चक्कर में सोचा कि शहर तो जाना ही है, तो उनके साथ गांव के समझकर उनके साथ बैठ गई और वो उसे स्कूल ना उतारने की बजाय वो कहीं और ले गए उसको, जिसके कारण वहाँ उसने गलत वो करके उसको धमका के डरा के उसको छोड़ दिया स्कूल टाइम पे शहर में ला के कि अपने घर पे जाओ और जब भी मैं बुलाऊंगा जब तुझे आना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरे भाई और तेरे मम्मी पापा को जान से मरवा दूंगा। जिसके विरुद्ध लड़की से उसने सुसाइड नोट भी लिखवा कर फाड़ रखा है, जो लड़की ने बाद में आने के बाद हमें बताया है। जी। वो सुसाइड नोट बरामद हो गया? नहीं, वो पुलिस को आपने लिखित शिकायत में दिया है ये जानकारी? बरामद नहीं हुआ है। नहीं, पुलिस को इस बात की जानकारी है कि सुसाइड नोट लिखवाया था लड़की से? बताया है हम लोगों ने उसे। ठीक।
और पुलिस ने अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं करी इस पर आप? जब भी हम जाते हैं पहले तो 7 दिन तक तो थाने के चक्कर काटते रह गए। हाँ 2 दिन में पकड़ लेंगे, 1 दिन में पकड़ लेंगे, ये कहते रहे। उसके बाद फिर डीएसपी के पास हम पहुँचे 7 तारीख को। 7 तारीख को वहाँ पहुँचते हैं तो डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया कि हम 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर इसको हम निकाल खोजेंगे। लेकिन कोई कार्रवाई ना होने पर कल फिर हम एसपी ऑफिस में पहुँचे, जिसके बाद पुलिस अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए गांव में आई और अगले परिवार से खाली उसकी अपराधी के भाई की बहू से पता नहीं क्या कुछ बात की है, क्या नहीं की है, हम लोगों को ये नहीं पता। लेकिन उन्होंने कहा है कि उसका आप लोग भेज दो। हमसे कहा कि उसको आप बताओ, आपको पता है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, तो हम उसके पकड़ेंगे। अब सारी खबरें जब तक हमने लोग उनको दी है उन पे ही पुलिस अपराधी का भेद आपसे पूछ रही है, हमसे पूछ रही है, जबकि उसके परिवार से बात नहीं करी पुलिस ने। उसके परिवार का वहाँ कोई था नहीं। जी। अब इस समय मामला क्या है? इस समय मामला है जी कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो अपराधी है वो अपराधी गांव में नशे का व्यापार चलाता है और छोटे छोटे बच्चों को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए उनको चीज़ों का और पैसों का लालच दे के उनको अपने मार्ग से भटका रहा है, जो कि यह आने वाले भविष्य में जनरेशन तैयार हो न्यू रही है, जनरेशन। हाँ जी, ठीक है, उसके ऊपर बहुत ही गलत उसका प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे गरीब आदमी कैसे अपने बच्चों को, अब गवर्नमेंट कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी को हम घर से बाहर निकालते हैं तो गांव के ही ऐसे कुछ अपराधी युवक हैं जो बच्चों को गलत गाइडलाइन कर रहे हैं। इससे हमें जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। ये वो शिकायत पत्र है, ये कब मिला आपको? पहली तारीख को जब आपने 31 को शिकायत दर्ज कराई? नहीं, उसके ये हमें 7 दिन बाद मिला है। जी। चौबीस तारीख के बाद में लड़की आपको मतलब उस दिन घर आ जाती है, सेम डे, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे बच्ची के साथ कुछ बुरी हरकतें होती हैं, उसके बदले में बच्ची को डराया धमकाया के दबिश में वो रखता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 31 तारीख को लड़की जो कि स्कूल ना जाना था, लड़की को दबाया हुआ था, उसको घर से उसके कहने पर निकलना पड़ा, उसकी मजबूरी थी। 31 तारीख को जैसे वो घर से गई तो शाम को घर ना लौटी तो हमें पता चला कि आज की छुट्टी थी, जो कि उस दिन उस क्लास का पेपर नहीं था। जी जी, 31 मार्च की बात है ये। जी, लेकिन उसके दबाव के कारण लड़की सुबह सुबह उठी और अपने स्कूल टाइम पे घर से निकल गई। उसके बाद जब वो शाम को घर नहीं पहुंची स्कूल से तो घर में तलाश हुई, इधर उधर गए, आसपास ढूंढा आपने? आसपास में ढूंढा, रिश्तेदारियों में फ़ोन किए, लेकिन लड़की का कोई सुराग नहीं मिल पाया। तो किसी बच्ची के तहत हमें कुछ पता चला कि लड़की किस आदमी से बात करती थी। उस आदमी का कॉन्ट्रैक्ट में हमने जाने की कोशिश की, लेकिन वो हमसे मिल नहीं पाया उस समय। तो अगले दिन 1 तारीख को हमने उस आदमी को तलाश किया, जो कि वो गांव का ही निकला, और हमने पुलिस को सूचना देकर उसे वहां से गिरफ्तार कराया, जिसके बाद पुलिस ने उसे निशानदेही पर भेजने के लिए हम लोगों के साथ ऐसे ही छोड़ दिया, जो कि पुलिस वाला कोई उसके साथ नहीं गया, जिसके कारण वह वहाँ से फरार हो गया। ये वही अपराधी था जिसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और डराया धमकाया? हाँ जी, वही। ये कितनी तारीख को मिला आपको? ये 1 तारीख को पुलिस के माध्यम से? जी, नहीं, पुलिस के माध्यम से नहीं, हमने गांव में इसको तलाश किया है। हमें पता चला है कि यहाँ पे ये आदमी है और इसने ये अपराध किया है, तो पुलिस ने आके इसको उठाया है। जी, फिर पुलिस ने उसको गिरफ्तार करा या नहीं? वहाँ पे थाने में ले जाकर उससे 2 बात कर गए, उससे बताया उसने कि ऐसे ऐसे लड़की से मैंने फ़ोन छीन लिया है और लड़की पानीपत में है। बच्ची आपको अब तक नहीं मिली थी? बच्ची अब तक नहीं मिली थी। 31 तारीख को गायब होती है, 31 सुबह को गायब होती है, और 1 तारीख की शाम की बात आप बता रहे हैं जब अपराधी से आपकी मुलाकात होती है किसी तरीके से, और उसके बाद मतलब जो है बच्ची उस दौरान आपके मतलब जो है नहीं मिली थी हमें।
और अपराधी आप लोगों के पास मौजूद था। हमारे पास मौजूद था। फिर बच्ची कब मिली? बच्ची मिली है जी 2 तारीख की रात को 1 बजे। दिल्ली ये धौलाकुआ थाने से फ़ोन आया था कि आपकी बिटिया कहाँ है। तो हमने बताया कि ऐसे ऐसे वो 31 तारीख से लापता है। तो उन्होंने कहा कि आपकी बिटिया हमारे पास है और जल्दी से जल्दी आकर इसके अपने साथ लेकर जाओ। तो हम लोगों ने जैसे ही पता चला कि ऐसे ऐसे बात है, हम तुरंत थाने पहुँचे रात को ही। वहाँ पे पहुँचे तो पुलिस वालों ने हमें साथ ले जाने से मना कर दिया, जो कि रात के टाइम एक पुलिस कांस्टेबल और 2 पुलिसकर्मी वहाँ उसको लेने के लिए गए थे। लेकिन यहाँ से आपके साथ में आपके इस इलाके थाने से? एसी एरिया के थाने से, लेकिन उन्होंने हमें साथ ले जाने से मना कर दिया था। थाने का नाम क्या है? सदर थाना सोनीपत जी। तो जी वो फिर बाद में लड़की आई है, जो शहर में आई है, तो हमसे मिलवाने से पहले अगली विरुद्ध पार्टी से मिलवाया गया उसे, बच्ची को पुलिस द्वारा। ये जो कि हमारे दिल्ली पुलिस ने भी यही काम किया? नहीं, हरियाणा पुलिस ने जो आपके साथ यहाँ से सदर थाने से गई थी दिल्ली। हाँ, हमारे साथ तो गई नहीं, हमें तो लेके नहीं गई ना वो तो हमने उनको एड्रेस बताया तो वो अकेले गए थे। बोले कि अब आपका काम नहीं है, अब हम करेंगे इस काम को। जब भी हम उनसे कुछ पूछताछ करते हैं तो बोलते हैं आप बता दो कहाँ पे है वो मुजरिम। अगर हमें पता होता तो अब तक हम उसको कानून के हवाले कर चुके होते। लेकिन पुलिस को जो काम करना चाहिए वो टाइम टेबल के हिसाब से नहीं कर रही है और 11-12 दिन तक उस कैदी की कोई सुराग नहीं लगा है, कोई गांव में पुलिस नहीं आई है। लेकिन कल एसपी साहब के पास जाने के बाद तो आज सुबह पुलिस आई और वो जी आज सुबह पुलिस आई है तो वो आश्वासन देकर गई है कि हम उसे अभी 2-3 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लेंगे। अगर यदि आपको पता चलता है तो आप हमें बताओ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब तक कोई भी उसका सुराग नहीं लग पाया है। वो गायब है, फरार है। वो गायब 1 तारीख को आपको शाम को मिलता है जी। और बच्ची को आप वहाँ से लेके आते हैं दिल्ली से? जी। आप लेके आते हैं, पुलिस लेके आती पुलिस लेके है? आती है। महिला पुलिसकर्मी मौजूद था किसी भी टाइम पे? हाँ, उस समय महिला कर्मी यहाँ से गई थी। मैंने सुना है कि किसी महिला को ये बच्ची की चाची हैं, पुलिस वाले का दुर्व्यवहार था इनके साथ में दौरान शिकायत की सुनवाई। किस समय और किस टाइम पर, कौन से स्थान पर पुलिस वाले ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी करी? जब लड़की के बयान वो दिलाने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने गए तो उस टाइम मजिस्ट्रेट तो वहाँ पे थे नहीं। और जो एएसओ के एएसआई थे, इन्होंने मेरे को बोला कि जाओ बाहर जाके मास्क लेके आओ। उसके बाद लड़की को वो डराने लगे कि अपनी माँ के खिलाफ बोलना है। तो मैं उसी टाइम अंदर चली गई। मैं बोली कि आप क्या बोल रहे हो? वो बोले कि लड़की कह रही है कि भाई मैं अपनी माँ के खिलाफ बोलना चाहती हूँ कि मेरी माँ मेरे को मारती है। मैं बोली हमारी लड़की ऐसा बोलेगी ही नहीं। तो वो मेरे से कहने लगा कि ज़्यादा बकवास मत कर मेरे साथ। हमारी लड़की के बयान दिलाने के लिए हम गए मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट साहब तो वहाँ थे नहीं जी। और हम दोनों जाके बैठ गए। अशोक एसआई थे जो, वो बोले कि भाई आप बाहर जाओ, मास्क लेके आओ। वैसे आपको बैठना भी नहीं चाहिए, क्या मैडम बना रखे हो आप यहाँ के? मैं बोली मैं इसकी चाची हूँ, मैं इस मानूँ, मैं यहीं पर बैठूंगी। तो बोले जाओ आप बाहर मास्क लेके आओ। जब मैं मास्क लेने बाहर गई तो लड़की को डराने लगे, कहने लगे कि भाई अपनी माँ के खिलाफ बोलना है, इनकी नहीं सुनना। मैं अंदर गई, मैंने बोला कि भाई क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि अपनी माँ के खिलाफ बोलना है। मैं बोले कि हमारी लड़की को इनकी माँ नहीं धमकाती ना ही डराती, जो बोलेगी ये उसी के खिलाफ बोलेगी जिसने इसके साथ गलत किया है। तो अशोक एसआई थे जो मेरे को धमकाने लगे, कहने लगे मेरे को ज़्यादा आँख मत दिखा आपसे। हाँ जी जी। तो मैं बोली कि मैंने आँख कहाँ दिखाई है? वो बोला कि बोला फ़ोन को भी मैं तेरे को जब्त कर लूँगा और ज़्यादा बकवास करेगी ना तो यही मैं नज़ारे भी दिखा दूंगा। तो मैंने अपनी लड़की को बोला कि सेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो सच्चाई है तो वो अंदर जाके वही बयान देना। आप काफ़ी एजुकेटेड लगे आई थिंक। बताएंगे कितना एजुकेटेड आप? मैं बीए पास हूँ। बताइए, जब आप जैसी एजुकेटेड महिला से एक पुलिसकर्मी, ये मजिस्ट्रेट के मतलब कोर्ट रूम के बाहर की बात है, अंदर की कोर्ट रूम के अंदर की बात हाँ है, जी। जहाँ इस तरीके से पुलिस वाला अंदर की। बदतमीजी करता है, हाँ जी। दुस्साहस करता है, डराता धमकाता है आपको, हाँ जी। उस वक्त आपको दिमाग में क्या ख्याल आया कि क्या करना चाहिए?
मेरे को तो यही लगा था कि भैया तो इसको बर्खास्त करूं, जी आगे शिकायत करके या इसको सस्पेंड करवाऊं। जी। मैंने लड़की को भी बोला था कि भाई मजिस्ट्रेट के सामने इसका नाम ले दे। हो सकता है उसने, जैसे कि आप कह रहे हैं, बच्ची के बयान बदलवाने की कोशिश करी है, तो डराया धमकाया हो, कोई बच्ची के साथ दुर्व्यवहार भी किया हो, ऐसा ही अशोक है नहीं ये? हाँ जी जी, सदर थाने का। हाँ जी। क्या आपने बच्ची से पूछा कि बच्ची को इसने क्या क्या कही है बातें? बच्ची ने यही बोला था मेरे को कि चाची जब आप बाहर चले जाते हो ना, ये मेरे को बार बार डरा रहा है कि भाई अच्छा नहीं होगा अगर तूने उनके खिलाफ बयान दिया तो। अपराधियों के खिलाफ? अपराधियों के, जो मचमंडा है राजकुमार, उसके खिलाफ बोला तो अच्छा नहीं होगा, सिर्फ अपनी माँ के खिलाफ बयान देना है और जो मैं कह रहा हूँ ऐसा ही करना है। पूरी वारदात हो जाती है। देखिए साथियों, बच्ची गायब होती है। पहले बच्ची को स्कूल टाइम में बच्ची गायब है 24 तारीख को, 24 मार्च को, और उसके बाद में बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। उसके कुछ फोटो वीडियोस बना ली जाते हैं, मैं सही कह रहा हूँ? हाँ फोटो वीडियोस बनाए गए बच्ची के। हाँ। बच्ची अंडर प्रेशर आ जाती है, बच्ची को ब्लैकमेल करता है। उसके बाद 31 तारीख को स्कूल ना होते हुए बच्ची को मजबूरन उसके दबाव में घर से बाहर जाना पड़ता है, घर वालों को धोखा देके, और बच्ची अभी नाबालिग है। उसके बाद बच्ची स्कूल के बहाने जाती है और वो बच्ची को कहीं और ले जाते हैं, अन्य स्थान पर। हाँ जी। कितने लोग थे ये जो स्थान उसको लेके गए बच्ची को? 3 थे गाड़ी में? हाँ जी। एक तो खुद ये था राजकुमार मचमंडा है जो जी। एक गाड़ी चलाने वाला था और एक अदर था जो ये जानती नहीं उसको। जी। ये सारे लोग थे और ये आपके गांव के ही लोग हैं सारे? हाँ जी। वो तीसरे का हमने नहीं पता वो कौन था कौन नहीं था। अच्छा अच्छा। बच्ची पहचानती है इन दोनों के चेहरे? हाँ जी। अब इसके बाद में क्या होता है? बच्ची 31 तारीख को घर से गायब होती है और उसके बाद में 2 तारीख को रात के बाद में मिलती है, जो दिल्ली से फोन आता है, हाँ जी। धौलकुआं थाने से। और उस दौरान भी बच्ची घर वालों के हवाले नहीं की जाती। घर वालों को बच्ची कब मिलती है? 3 तारीख को। जी। बच्ची आपको यहीं पे मिलती है? नहीं, वहाँ की पुलिस यहाँ लेके आती है बच्ची को? इधर की पुलिस सदर थाने की, सोनीपत सदर थाने की पुलिस हाँ जी। दिल्ली जाके बच्ची को लेके आती है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी थी क्या कोई बच्ची के साथ में? एक ही थी। ओके। फिर उसके बाद में पुलिस ने क्या निर्देश दिया आपको? दोनों थाने की, धौलकुआं की और यहाँ की पुलिस से बात हुई आपकी? मेरे को उधर की पुलिस से हमारी दोबारा बात नहीं हुई है। जी। चलिए, यानी जब आपको ये डराता धमकाता है, बच्ची कुछ बातें बताती है, वारदात के बाद में इतनी गंभीर वारदात हो जाती है और ये बच्ची कहीं लंबी निकालने के चक्कर में थे, वो बाई चांस बच्ची पुलिस को मिलती है, दिल्ली पुलिस को, जो बच्ची घर वालों को दोबारा मिल जाती है। हाँ जी। वो किस्सा थोड़ा सा मेरे को बताएं कि वहाँ क्या हुआ था और बच्ची दिल्ली पुलिस को, यानी धौलकुआं पुलिस को बच्ची कैसे मिलती है? ये जैसे कि यहाँ से 31 तारीख को गई है, 31 की रात जी। लड़की 31 की दिन गायब हुई थी, जो कि 1 तारीख को मुजरिम दिल्ली पुलिस को, धौलकुआं पुलिस को बच्ची कैसे मिलती है? दिल्ली पुलिस को लड़की वहाँ किसी पानीपत से दिल्ली की ट्रेन में बिठाया गया है। इसको अच्छा। पता नहीं ये उस रूट पे कैसे पहुंची है, जो कि दिल्ली के रूट में धौलकुआं नहीं आता है। तो ये जैसे ही इसको रात को नींद नशा खुलता है, वो होता है, तो ये वैसे बस को देखती है रात को, तो ये बस में उस टाइम 2-3 सवारियों के साथ सवारी कर रही थी। तो इसने बस ड्राइवर को बोला कि बस को यहीं पे रोको, लेकिन वो बोले कि नहीं, आगे स्टॉपेज पे रोकेंगे। तो बीच में किस समय की बात थी ये देखिए, दिल्ली पुलिस के वहाँ जो लड़की मिली है, लड़की ने हमारे पास आने के बाद जो बताया है, उसने बताया है कि इधर से जो राजकुमार का जो बंदा था, कोई बदमाशों का, अपराधियों का, उन्होंने बस में लड़की को बिठाया है और ये उसको बाई फेस जानती नहीं है लड़की, लेकिन बस में बिठाने के बाद वो बंदा एक बार बस में चढ़ा है, उसके बाद उसने कहीं पे फ़ोन भी किया है, कहा है कि मैंने लड़की को बस में बिठा दिया। तो लड़की को कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है, बस में बैठने के बाद लड़की को नींद आ जाती है और इससे चलने से पहले कहा जाता है कि तेरे को बस स्टैंड पे उतरना है। जबकि लड़की को इसका जब थोड़ा होश सा आता है, नींद जब इसकी खुलती है, तो इसको दिखता है कि मैं कहाँ जाने लग रही हूँ। तो पहला जहाँ पे बस रुकती है ये वहीं पे उतर जाती है, ना कि बस स्टैंड उतरती है। तो ये वहाँ पे उतर के 2-3 बुजुर्ग व्यक्तियों से मिलती है, पूछती है कि कौन सी जगह है अंकल जी। तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हें कहाँ जाना है? इसने अपनी हकीकत उनको बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है और मुझे चौकी में जाना है, दिल्ली पुलिस चौकी में। तो वो
इंसान इस गुड़िया को चौकी में छोड़ के आते हैं। फिर ये पुलिस को बताती है। पुलिस हमारे पास रात को 1 बजे कॉल करती है, तो वो कहती है कि आपकी लड़की यहाँ पे है, आप आ जाओ। तो हमने सोचा कि एफआईआर तो हो रखी है, जबकि दिल्ली पुलिस को पता नहीं था कि इसकी एफआईआर हो रखी है। हम सोनीपत सदर थाना में जाते हैं कि भाई आईओ का नंबर ले लेते हैं या उनको साथ ले चलते हैं, हो सकता है बात करनी पड़े, वहाँ पे बात करने की ज़रूरत हो। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारा वहाँ जाने का कोई काम नहीं है, तुम अपने घर जाओ, लड़की को हम ले आएंगे। ना हमारे को नंबर दिया गया, उस टाइम तक ना हमारे पास एफआईआर कॉपी थी। तो दिल्ली पुलिस के पास जाती है, सोनीपत से पुलिस, एक लेडीज कांस्टेबल और एक मुंशी और एक अशोक जी। तो ये लड़की को लेके आते हैं। जबकि ये लड़की को सुबह लेके यहाँ पे पहुँच जाते हैं, हमारे से पहले आरोपी की मिसेज और उसके दोनों लड़के थाने में थे। वो भी लड़की को आंख दिखा रहे थे, धमका रहे थे, प्रेशर कर रहे थे। अपराधी के परिवार वाले ठीक है। और हमसे जब लड़की मिली तो वो इतनी दहशत में थी, उसको इतना डराया गया था कि वो कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। उसने बोला कुछ नहीं है। वो काफ़ी देर हमारे पास रहने के बाद, 1 घंटा हमारे पास रहने के बाद, प्यार से बात करने के बाद, जब उसका हौसला जुटता है तो वो धीरे धीरे बताना शुरू करती है। तो उसने फिर हमारे को ये सारी बातें बताई कि मेरे साथ यही हुआ। मजिस्ट्रेट के सामने भी लड़की ने बयान दिए हैं कि ये लड़का मेरे को गाड़ी में पानीपत लेके गया था, इसने मेरे को वहाँ खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर किसी और आदमी के अंदर उसको सौंप देता है वो, और वो आ जाता है गांव में। लड़का और ये क्या जो बहुत बड़ा आरोपी बुजुर्ग है जी? हाँ, लड़का तो क्या 55 साल का आदमी है। 52 प्लस एज है उसकी। अपराधी है। अपराधी की उम्र 52 प्लस है। क्या नाम है उसका? उनका नाम है राजकुमार शन्नोक सूरत सिंह। जी। गाँव में आपके इसी गांव का रहने इसी वाला? गांव का रहने वाला है। तो उसने खूब लड़की को ब्लैकमेल भी किया है और इसका शोषण भी किया है, और उसके साथ कई बंदे जुड़े हुए हैं, ऐसा हमारा मानना है। जो लड़की को उसने फ़ोन दिया 24 तारीख को और ब्लैकमेल करके 31 को फिर से बुलाया, उस फ़ोन के हिसाब से हमारे को जितने नंबर कॉन्टैक्ट मिले हैं वो तकरीबन 40 प्लस एज है उनकी। और कोई रोडवेज का बस ड्राइवर है, कोई कंडक्टर है, कोई ट्रक ड्राइवर है। अच्छा। तो इन बंदों की जो चैन है वो बहुत बड़ी है। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ है, ठीक है, उसके बारे में तो पता ही है, लेकिन किसी और बच्ची का भविष्य खराब ना हो तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए। और पुलिस हमारे को उस दिन से आज तक खाली आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दे रही है। जी। आप बच्ची के चाचा हैं? मैं बच्ची का चाचा हूँ। लड़की जब उनकी गिरफ्त में थी उसने कोशिश भी की है, वो रोई भी है, लेकिन तकरीबन ऐसा हुआ है कि जब भी लड़की को अकेला छोड़ा गया है तो उसको कुछ ना कुछ कोल्ड ड्रिंक में या किसी चीज़ में कुछ मिला के दिया जाता था, जबकि वो सो जाती थी, ताकि उनकी कैद से आज़ाद ना हो सके। कैद से आज़ाद ना हो सके। और उसके ऊपर किसी अदर पर्सन को लगा भी देता था कि तुम्हारे को इसकी CID करनी है और मेरे को बताना। लड़की जब से हमारे पास घर पे आई है उस दिन से आज तक उसकी नींद पूरी नहीं होती है। उनका लड़की के बैग से जो हमारे को मिला है उसमें है 4 जोड़ी नए कपड़े खरीद के डाल रखे हैं, जबकि 2 जोड़ी कपड़े तो हमारी लड़की के साइज के हैं और 2 जोड़ी कपड़े इससे भी छोटे बच्चे के हैं। और लड़की के बैग में टिकट भी बरामद हुई है जो कि हरिद्वार से जयपुर की है। टिकट किसके पास है इस समय? टिकट हमारे पास है इस समय, लड़की के बैग से मिली थी। दिखा सकते हो आप मेरे को? बिल्कुल दिखा सकते हैं। उसके बाद आपने कहीं इसकी शिकायत दी SI अशोक की? उस दिन थाने में ही बोला था हमने जाके। थाने में किसको बोला? SHO को? SHO मैम को। फिर उन्होंने क्या, मैडम थी वहाँ? हाँ जी। SHO जो महिला है, हाँ जी। फिर जब आपके द्वारा ये शिकायत दी गई तो क्या रवैया था पुलिस का? कुछ नहीं, बात का से टाला जा रहा था। टाल मटोल कर दिया गया? हाँ जी। लड़की ने खुद भी बोला SHO मैम को कि सर मेरे को बार बार धमका रहे थे वहाँ पे कोर्ट में कि भाई ऐसे बयान देना वैसे बयान देना है। तभी मैम ने ये नहीं बोला कि चलो मैं दूसरे उसको लगा देती हूँ आईओ को जी, या कुछ भी। उस टाइम मैम ने कुछ नहीं बोला, बाद में उन्होंने जो किया होगा मेरे को नहीं पता। मतलब ये एक SI जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर ये हरकत कर देता है, एक बच्ची जो कि पीड़ित है हाँ जी।
और एक बहुत ही ऐसे संवेदनशील वारदात से गुजरी है हाँ जी। जिसको बयां करना भी थोड़ा शर्मनाक है। और उस दौरान बच्ची के ही खास रिलेटिव मां स्वरूप चाची को डराया धमका जाता है पुलिस द्वारा, हाँ जी। जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी शर्मनाक हरकत है। जबकि महिला पुलिसकर्मी उस समय वारदात को डील करती, मौका वारदात को संभालती, हालात को संभालती। एक मेल पुलिसकर्मी का तो ये लीगल राइट था ही नहीं। यही मैंने उनको बोला था कि भाई आपका कोई हक नहीं बनता कि भाई आप मेरे को कुछ बोलोगे। जी। तो उन्होंने बोला कि मेरे को आँख मत दिखा, ज्यादा मत बोल। तुरंत डायरेक्ट बदतमीजी करी है हाँ उन्होंने। जी। क्या कुछ गाली गलौज भी किया है पुलिस ने? गाली गलौज वो करने वाले थे लेकिन मैंने उनको रोक दिया। कहने जा रहा था कुछ। हाँ जी। जी। और ये कोर्ट के अंदर की बात अंदर की है? बात है। बताइए, कोर्ट रूम की बात है। कौन से कोर्ट है ये? ये सोनीपत में है जी। मतलब सोनीपत में कोर्ट है, हरियाणा सोनीपत में हाँ कोर्ट जी। है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है क्या? हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सोनीपत की। तो कुल मिलाकर के क्या मामला आपको ऐसा लगता है पूरा जाति से संबंधित भी है? जाति के कारण भी कुछ दुर्भावनाएं ये है की गई सर। हैं? हम क्योंकि आप उन्होंने मेरे को यही बोला था कि मैं कोई भैया नहीं हूँ। उनका कहने का मतलब यही था कि भाई मैं अदर कास्ट नहीं हूँ, मैं जाट हूँ। अच्छा हाँ जी। अच्छा। नहीं तो उनका क्या मतलब बनता था ये कहने का कि भाई मैं भैया नहीं हूँ जो तू मेरे को आँख दिखा रही है। हम्म। तो कुल मिला के आपको ऐसा लगता है कि ये जातिगत दुर्भावना का भी इस्तेमाल किया गया है? हाँ जी। मेरे को बोला था कि भाई मैं कोई भैया नहीं हूँ, तू मेरा क्या उखाड़ लेगी। उसका कहने का मतलब यही था कि भाई हम जाट नहीं हैं, ऐसी उससे हैं, कास्ट से हैं, शेड्यूल वो कास्ट तो जाट कैटेगरी से हैं। बिलोंग हाँ जी, करते हैं आप? हाँ जी। जी। यही उनका मेन मकसद था। जब हमने लड़की के बयान दिला लिए हैं, हम बाहर आए हैं कोर्ट से, तब उन्होंने मेरे को बोला क्या उखाड़ लेगी तू मेरा, अब कौन सा तू झंडे गाड़ के आ गई। देखिए, ये पुलिसकर्मी एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर, जो कि एक जिम्मेदार ड्यूटी होती है, जिम्मेदार पद होता है, जिम्मेदार ड्यूटी। और एक पुलिसकर्मी महिला से बात करने का अधिकार नहीं रखता संवेदनशील मामले में। अगर यदि करता भी है तो इस तरह से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, और उसने सरासर की है। अब इसको उन्होंने मेरे को ये भी बोलना है कि भाई ऐसा क्या है तेरा बैकग्राउंड जो तू इतना उछल उछल के बोल रही है, कितना तो तू पढ़ी लिखी है, क्या है तेरा बैकग्राउंड। मैंने ये बोला कि हमारा बैकग्राउंड चाहे कुछ नहीं है, आप हमसे ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते। राइट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक मैच्योर महिला से, एक एजुकेटेड महिला से, एक अच्छी महिला से, एक संभ्रांत महिला से इस तरह का दुर्व्यवहार कितना जायज़ है एक पुलिसकर्मी द्वारा, जो कि पीड़ित बच्ची की जो दुष्कर्म झेल के आई है, और कोर्ट के अंदर की ये बात है। चलिए, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हाँ जी, आप एक टिकट दिखाने जा रहे थे जो बच्ची। ये जो आरोपी है ना, इन्होंने बड़ी एक साजिश रची हुई थी। ये उसको अंजाम देना चाहते थे, लेकिन वो वहाँ तक पहुँची नहीं लड़की, इसलिए हमारे को मिल गई, नहीं तो कुछ पता या कोई सुराग नहीं मिल पाता। उन्होंने लड़की के बैग में 4 जोड़ी कपड़े डाले हुए थे, 2 इसके साइज के, 2 छोटे जो कपड़े बच्चे के। घर वालों के नहीं थे, घर वालों द्वारा नहीं दिए गए थे। नए खरीद गए, उसके टैग भी नहीं हट चुके हैं अब तक। अच्छा अच्छा। 1 जोड़ी चप्पल, 2 छोटे बच्चे के कपड़े, 2 हमारी लड़की के साइज के कपड़े, अच्छा। 2 जोड़ी, और 1 टिकट मिली है ट्रेन की। सभी फेमिनिज्म लिबास थे, यानी बच्ची के कोई बच्ची पहने ऐसी ड्रेस थी? हाँ, लड़की की ड्रेस थी। अच्छा, दिखाओ। अब ये टिकट मिली है, जो कि ये है टिकट हरिद्वार से जयपुर की, 2 तारीख की शाम के 4:45 की। इनका प्लान था कि बच्ची को कैसे भी करके ये हरिद्वार से जयपुर तक पहुंचा दे। तो ये बच्ची उस दिन बसों की हड़ताल थी, इस वजह से हरिद्वार तक पहुंच नहीं पाई। जी साथियों, आप देख सकते हैं टिकट का सीरियल नंबर है, ऑलरेडी लाइट डालेंगे थोड़ा सा, और ये लिखा हुआ है जयपुर टू हरिद्वार, 2 अप्रैल 2022, 4:45 जयपुर। ठीक है, और बाकी की डिटेल दे रखी है, एक बस नंबर है, ट्रेन की टिकट है ना ये? ट्रेन की टिकट है। हाँ, इस पे बस नंबर 4655 लिखा हुआ है। ओके, वो उसका डब्बे को बोल रहे होंगे बस। ठीक है, तो इस टिकट्स के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? क्या लग रहा था आपको? टिकट के हिसाब से तो उनका यही प्लान लगता है कि भी बच्ची को कैसे ना कैसे करके हरिद्वार पहुंचाया जाए, तभी तो उसके बैग में टिकट मिली है हरिद्वार से जयपुर की। लेकिन उस दिन हमारे इधर से पानीपत से बसों की हड़ताल थी। मतलब लंबी किडनैपिंग का बच्ची का उनका एक ग्रोह है, और लंबी किडनैपिंग का हिसाब, साजिश को अंजाम देने की कोशिश करी गई है।
बच्ची की अब कुछ भी लगा लो, समझदारी लगा लो, जो क्या कि इस गांव में पहले भी ऐसी कोई वारदात हुई है या ये पहली वारदात है? इससे पहले भी हमारे गांव में वारदात हुई है। इससे 1.5 साल पहले हमारी फैमिली में भी हुई थी। और ये ऐसे ऐसे वारदात हमारे गांव में पहले भी हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे अपने वाल्मीकि समाज से ही एक आदमी था, उसका भी आज तक कोई सुराग नहीं मिला। वो कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। एज ग्रुप क्या था उसका? उसकी एज भी 45 लगभग होगी। परिवार शुदा था? हाँ, बच्चों परिवार वाला शुदा था, बच्चों वाला था, बच्चे भी थे। ठीक ठाक था पर्सन, मतलब रेगुलर रहता था? हाँ, रेगुलर आसपास रहता दिखाई देता आसपास था? दिखाई कोई देता ऐसी था। हरकत थी कि कभी अचानक गायब होगा? नहीं, उससे पहले कभी नहीं थी, अभी हुआ उसके साथ। उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। तो उसके बाद उस मामले में कोई शिकायत दर्ज हुई? शिकायत दर्ज भी हुई होंगी, उसको ढूंढना भी है। खैर, ये गांव में वारदात है इस तरह की, ये दूसरी बता रहे हैं। एक आपने बताया एक किस्सा और आपकी फैमिली में हुआ था, वो क्या था? हमारी फैमिली में अभी 1.5 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था। हमारे भाई की मिसेज थी और उसका आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। जबकि उसके ऊपर भी जो पुलिस की तरफ से प्रेशर बनाया गया था, उल्टा घुमा फिरा के डराना धमकाना और हमारे कोई उलझा देना, ऐसी ऐसी बातें उस टाइम भी सामने आई थी। जैसे हम फैमिली के बंदे थे तो फ़ोन रिकॉर्ड के हिसाब से फैमिली वालों को ही एक तरीके से लास्ट में ला के रख देना। अच्छा, तो उसका भी आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। आपके ही परिवार की एक हाँ, सदस्य हमारे पहले ही गायब हो परिवार चुकी की हुई है। और उस टाइम पे भी ये जो राजकुमार जिसने अब इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है, इसी बंदे ने ये बोला था कि मैंने कोशिश की है क्या, या वारदात को अंजाम दे ही दिया? बच्ची के साथ कुछ दुष्कर्म बच्ची वगैरह? के साथ तो दे दिया जो पहले हुई थी। अच्छा, उसको ये बोला था कि मैंने उसको गाड़ी में बैठते हुए देखा। 1.5 साल पहले की जो घटना है उसके बारे में इसी आरोपी ने कहा था कि मैंने उसको गाड़ी में बैठते हुए देखा। जब हम उससे पूछने गए तो उसने मना कर दिया, मैंने नहीं देखा। फिर किसी एक अदर पर्सन ने, गांव के ने ही बताया कि वहाँ से गाड़ी में बैठती हुई किसी ने देखा है उसको। लेकिन जहाँ पे देखा वो भी उसी का प्रॉपर ठैया है या उसका स्थान है। मतलब इन्हीं बदमाशों की चेन का काम आपको लग रहा है? इन्हीं बदमाशों की चेन का काम है। वहीं पे बैठ के वो नशा बेचते हैं, चुल्पा गांजा दारू बेचते हैं। इन पे कोई पुलिस की पकड़ नहीं है? पुलिस की पकड़ इन स्थानीय लोगों द्वारा नहीं है। 1-2 बार पहले गया भी है इस मामले में अंदर, लेकिन पैसे वैसे ले दे के आ जाता है। अच्छा, ये आपको शक जा रहा है पहले परिवार की जो पहले सदस्य गायब हुई है उनके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे? वो कौन थी, क्या थी? हाँ भाई बोलो। जी बताइए। कॉलर पे लगा जी। सर वो उसके 13 अक्टूबर 2020 को लापता हुई थी सर। 10:30 बजे मेरे साथ उसने खाना खाया था सुबह। ठीक है, नॉर्मल थी? हाँ बिल्कुल नॉर्मल थी। किसी घरेलू महिला थी, मतलब हाउस वाइफ थी? कहीं कोई काम हाउस वगैरह वाइफ नहीं थी करती? जी। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं थी जी। उन्होंने बोला 10:30 बजे खाना खाने के बाद आप काम करे आओ, जहाँ भी काम करते हो, मैं कपड़े धो लूँ। तो मैंने बोल दिया ठीक है। मैं करीब 11 बजे के आसपास में 10:30-11 बजे मैं काम पर गया था गाँव में ही, यहाँ सकूल में पुल के पास जी। तो मैं लंच के टाइम वापसी आता हूँ तो सर घर पर नहीं मिलती वो, बाहर की कुंडी लगी मिलती है। मेरे बच्चे भी स्कूल से पैदल आ रहे थे उस टाइम। तो जैसे उन कपड़े जो भे रखे थे, 2 बाल्टी थी, 3 दिन वेट करके वो भी मैंने धोए थे जी, बर्तन वगैरह सब कुछ। और यार 1.5 साल के करीब बात होती, आज तक उसका कोई अता पता नहीं। ना कोई मैसेज, ना कोई फोन, ना कोई अता पता। हो सकता है जी इसी बंदे फोन वो रखती थी आपकी मिसेज? फोन रखती थी? फोन की पैड रखती थी। और फोन घर पे छोड़ गई थी या ले गई थी साथ में? सर वो घर पे भी नहीं मिला और उसी दिन से स्विच हो गया। अच्छा, उसके बाद कोई अता पता कुछ नहीं? पुलिस में शिकायत की आपने? हाँ जी। 2-3 बार पुलिस का क्या रवैया रहा? शिकायत भी की जी और एसपी के पास भी, एसपी सर के पास भी 2-3 बार गया हूँ। सीएम विंडो में भी 2 बार गया हूँ। डीएसपी सर के पास भी गया हूँ जी। जब कहीं से भी रास्ता नहीं मिला जी सर, मैं तो आर तक का मैं घर पे बैठ गया। आप कितना पढ़े लिखे हैं? सर मैं तो 6ठी क्लास से उठ गया। कहने का मतलब है कानून और जो सामाजिक आम जानकारियाँ होती हैं उनसे इतना परिचित नहीं है जितना होना नहीं चाहिए जी। कुल मिलाकर एक सीधे साधे इंसान। हाँ जी। और आपकी मिसेज चली गई, पुलिस ने आपको चुप कर दिया, उसके बाद आप चुप बैठ गए?
हाँ डीएसपी सर ने ये बोला था भाई आपकी मिसेज या तो कोई फ़ोन के जरिए मिल गई तो मिल गई, या कोई उसको जाना किसी के नज़र में आए तो तब पता चलेगा आपकी पत्नी का। इसके अलावा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बात हुई थी, फिर मैं दोबारा गया नहीं सर। जी। आपने तलाश छोड़ दी? हाँ हर तक तलाश करनी छोड़ दीजिए, क्या करें, छोटी छोटी बच्ची है इनके पास भी। अच्छा, गोदी के बच्चे आपके पास थे? हाँ जी, एक तो अब एक 8 साल की, एक 11 साल की गुड़िया। अच्छा, लॉकडाउन की बात है ये? हाँ लॉकडाउन के बाद अक्टूबर 2020? हाँ 13 अक्टूबर 2020। ठीक है। और ये जो वारदात हुई है दोनों आपस में कहीं मिक्स हो रही हैं क्या? लगता है सर। आप बता रहे थे कि अभी कई सारी चीजें उसने राजकुमार नाम का जो आरोपी है उसने कहीं देखा। कई सारी चीजें मिक्स हो रही हैं इसमें, क्योंकि इसी आरोपी ने उस टाइम पे भी कहा कि मैंने बैठते हुए गाड़ी में देखा भाई साहब। फिर उनसे पूछने गए तो मना कर दिया। फिर किसी तीसरे बंदे ने जो बताया कि उधर से गाड़ी में बैठी थी, तो वहाँ भी उसका उस टाइम से पहले से ही उठना बैठना हो ना हो साथियों, जो 24 तारीख को घटना घटी है सेम यही उस महिला के साथ में भी यही हुआ होगा। जाहिर सी बात है, युवा होंगी आपकी मिसेस, युवा होंगी। लगभग कितने साल उम्र रही होगी उनकी? उसके सर 30 आपके मिसेस की? हाँ जी। 2 बच्चों की माँ है, बच्चों जो लगातार 13 अक्टूबर सन 2020 के लॉकडाउन से हाँ जी। अब तक लापता है। हाँ जी। पुलिस में शिकायत दी गई लेकिन कोई सुनवाई, कोई कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मिला जी। और इसी अपराधी पे शक जा रहा है आप लोगों का। आज तक आपने कभी विचार नहीं किया कि इस पे कभी डाउट नहीं किया आपका? कभी डाउट ये बच्ची वाली वारदात से मेरी पहले? जो भतीजी थी जो ये घर से लापता हुई थी, ये सुना आगे ये तो हाल फिलहाल का मामला है ना, 31 मार्च के बाद में। अभी की बात है जी। आप लोगों की नॉलेज में अभी आता है? इसके तो बयान सुनने के बावजूद सर शक नहीं। उसी बंदे बता रहे हैं जी। अच्छा अच्छा। आप बताइए, आप ये जो कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई 24 तारीख को बच्ची को डरा के अपने काबू में कर 31 को गायब करने की पूरी प्लानिंग थी, जैसे कि आपने अभी टिकट दिखाया है, टिकट के माध्यम से ऐसा लग रहा है। बिल्कुल ठीक है कि लंबी प्लानिंग थी, लेकिन बीच में ही बच्ची आपको मिल जाती है पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा। जी ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या लग रहा है, कहीं पे ये सारी कहानी, ये सारी कहानी कहीं ना कहीं पे दोनों आपस में अटैचमेंट होती है। ऐसा दूसरी हमारे बात साथियों मैं आपको बता दूं, ये सडनली हुआ है। मैं आज यहाँ पे अचानक आया हूँ, मुझे कल इनका एक मैसेज मिला, उसके माध्यम से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और जब ये आपके सामने ही वीडियोस पर इस प्रकार से लगातार बात हो रही है, इससे पहले मेरी इनसे कभी कोई किसी मामले में बात नहीं हुई है। वारदात वो थी और यहाँ पर दूसरी महिला का खुलासा हुआ जो कि इनके ही परिवार के सदस्य है, और अपराधी वही, आरोपी वही, कुछ ना कुछ सुराग वहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। और वो महिला नहीं मिली और इसी बच्ची को लंबी प्लानिंग के साथ में ये गायब कर देना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं बच्ची का दिमाग कौंधा है। जब बच्ची ने दिमाग का सहारा लेकर कहीं बीच में वो पहले उतर गई है, फिर बच्ची आपको मिली है। ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि बच्ची ने बताया ना, शायद ये आप में से कोई बता रहा था कि बच्ची ने कहा कि मुझे पुलिस चौकी जाना है। हाँ, बच्ची ने खुद वहाँ पे बस स्टैंड पे ना उतर के कुछ पहले उतर के किसी ऑटो वाले से बात करी है कि मैं कहाँ पहुँच गई। तो 2-3 बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने बताया कि दिल्ली हो, आप कहाँ जाना है। उसने बच्ची ने कहा कि मुझे चौकी जाना है। तो अपने आप वहाँ बच्ची चौकी पहुँचती है, हमारे पास फिर कॉल आती है, तब हमारे को पता। बच्ची कितनी कौन सी क्लास में पढ़ रही है? बच्ची अभी फिलहाल 11वीं क्लास में पढ़ रही है। बच्ची को लाने के बाद इधर पहले ही जाते हैं सिविल हॉस्पिटल। लड़की ने घर आने के बाद सारी कहानी हमारे को बताई है। पहले जाते हैं ये पुलिस वाले लेके उसको सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पे खाली उसका एक प्रेगनेंसी का टेस्ट करवा के ले आते हैं और हमारे को बोल दिया जाता है कि मेडिकल हो गया। मेडिकल के टाइम पे पुलिस कर्मियों में महिला पुलिसकर्मी मौजूद थी? हाँ, महिला पुलिसकर्मी थी। और फिर उसके बाद उसको 15 सेक्टर में कहीं किसी की कोठी पे लेके जाया जाता है। कहाँ? दिल्ली में, हरियाणा में? सोनीपत में ही जी। सेक्टर 15 में किसी के घर पे ले जाया जाता है। बच्ची से पूछा जाता है कि कितनी तारीख को तुम गए थे। ये बात पूछ के फिर बच्ची को लेके आया जाता है थाने में। वो मेल पर्सन था शायद, कोई पुलिस अच्छा कोई पुलिस अधिकारी रहे होंगे। फीमेल। जी, चलिए। अब आप पुलिस के रवैये से खुश हैं, नाखुश हैं, क्या है? देखिए जी, अब तक तो पुलिस की तरफ से हमारे को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। कार्रवाई तो तब मानेंगे ना जब कोई अरेस्ट किया जाएगा, किसी न किसी एक केस में पुलिस पल्ला झाड़ चुकी है। हाँ जी, उस टाइम भी ऐसे ही दबाव बनाया गया। आप फोटो दिखा सकते हैं कि आपकी मिसेस का? हाँ जी।
अपना चेहरा दिखाइए। जी, ये जो आपने आपकी मिसेज का फ़ोटो दिखाया है, ये मतलब आपने इसके बाद में कोई दूसरी शादी कुछ ऐसा? नहीं सर, शादीशुदी कुछ नहीं करी सर। आपके 2 बच्चे हैं, आप उनकी परवरिश में लगे हाँ हैं। जी, मुकदमा नंबर 490 है सर मेरा। अच्छा, यही सदर थाने में कंप्लेन दर्ज हाँ कराई जी। गई थी हाँ जी। आपके द्वारा? हाँ जी। कुल मिलाकर के पुलिस से असंतुष्ट हैं, पुलिस के रवैये से नाराज़ हैं। अनाज तो है सर, उसका जो भेजा नहीं लगा, कुछ पता नहीं चला तो नाराज है सर। खैर जिम्मेदारी तो पुलिस की ही थी, पता नहीं जी। क्या हुआ है उस महिला के साथ में, क्या किस पता हाल क्या में है, हुआ है सर। अच्छे हाल में है, बुरे हाल में है, पता नहीं बिल्कुल क्या सही। बात थी कि जिस वजह से वो लापता है। हाँ जी। कुल मिलाकर के दोनों बातें घूमकर एक ही सिरे पर आकर रुक रही हैं, और वो ये है, और ये बाई चांस की बात है कि अब एक ही अपराधी नज़र आ रहा है। डाउट है, क्या क्लियर है क्या सच है ये जानना थोड़ा कठिन है, हाँ जी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें मिलती जुलती नहीं दिखाई दे रही हैं। हाँ हो जी। सकता है उस महिला को भी साथ कुछ ऐसा ही किया गया हो जैसे 24 तारीख को Yes, sir. बच्ची के साथ किया गया है, Yes, sir. और फिर वो अपने आप जा रही थी। जी। मेडिकल टर्म पे पुलिस का कड़ा रुख रहा है, इस पर थोड़ी सी जानकारी देंगे? मेडिकल के लिए जैसे लड़की को दिल्ली से यहाँ ले के आया जाता है तो उसके सिविल हॉस्पिटल उसको ले जाया जाता है। अपनी तरफ से भी एक खाली प्रेगनेंसी का टेस्ट करवा के हमारे को बोल देते हैं कि इसका मेडिकल हम करवा के ले आए हैं। तो बच्ची ने हमारे को बताया कि ऐसे ऐसे टेस्ट हुआ था, तो हमारे को लगा कि तो मेडिकल प्रॉपर हुआ ही नहीं है। उसके बाद हमने अपनी तरफ से 3 तारीख की शाम को रात को मेडिकल करवाया है। तो मेडिकल के लिए जैसे बच्ची को तो पूरी नॉलेज थी नहीं, नाबालिग है, कि मेडिकल होता क्या है। तो बच्ची से पूछा, उसने बोला कि मैं, उसको पता नहीं था मेडिकल के बारे में, तो बोला मैं नहीं करवाती। तो ठीक है, उसके बाद हमने भी अपने उस पर मेडिकल करवाना चाहा तो हमने करवाया। डॉक्टर ने भी ये बताया है कि बच्ची शर्म के कारण यदि कुछ नहीं बता रही तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बच्ची के साथ उसके डॉक्टर के हिसाब से उसने बोला कि इसके साथ गलत हुआ है, ज़रूर इसके साथ गलत हुआ अपराध है, घटित हुआ है, दुष्कर्म हुआ है बच्ची के दुष्कर्म साथ। हुआ है। बच्ची शर्म के कारण मना कर रही है। बाकी पुष्टि सारी रिपोर्ट से हो जाएंगी। आप लोगों ने रिटर्न में दे दिया था कि आप मेडिकल करवाना चाहते हैं? बिल्कुल, जब बच्ची आपको मिली बच्ची है, ने ही अपने हाथ से लिख के रिटर्न में दे दिया था कि वो मेडिकल करवाना चाहती है, करवाना चाहती है। लेकिन उसके पुलिस टालमटोल कर रही है। बाद पुलिस कर रही थी, और हो कौन- चुका मेडिकल। वैसे हो चुका है अब? हाँ जी, मेडिकल पूरी तरीके से हुआ है जैसे होना चाहिए। हाँ मेडिकल वो जब हमने अपने उससे चाहा कि हम करवाना चाहते हैं, लड़की ने लिख के दिया, उसके बाद 3 तारीख को मेडिकल बच्ची का हो चुका प्रॉपर। रिपोर्ट अभी टाइम लगेगा? रिपोर्ट अभी टाइम लगेगा, वो कहीं बाहर लैब से आती है ना, टाइम लगेगा उसमें। बच्ची का जब यहाँ लेके आने के बाद मेडिकल के लिए ये जाते हैं सुबह, तो बच्ची से पूछा जाता है मेडिकल करवाना है, तो बच्ची को मेडिकल के बारे में पूरा ज्ञान नहीं था। तो बच्ची ने पूछा मेडिकल होता क्या है, तो इन्होंने कहा कि मेडिकल के बारे में बताने समझाने के अलावा उसको बोल दिया कि नहीं करवाना तो रहने दे। तो मेडिकल के नाम पे एक छोटी सी स्लिप ला के हॉस्पिटल से वहाँ से फाइल में लगा देते हैं, और फिर वो दोबारा जब मेडिकल हमारे उससे होता है तो उसको निकाल देते हैं। फिर जो जितने नंबर हमने वहाँ पे नोट करवाए हुए थे कि इन नंबरों को ट्रेस किया जाए या इनसे उसको पकड़ा जाए, ना तो उन नंबरों के हिसाब से कोई कार्रवाई हो ली। और जो नंबर हमारे को 4-5 दिन पहले मिला था जिससे अपराधी गांव में किसी से बात करता है, वो नंबर भी हमने 4 दिन पहले पुलिस को दे दिया था। तो उससे वो बात करता है तो उसको ट्रेस करके उठाना चाहिए पुलिस ने, जबकि उसको अब तक पकड़ा नहीं गया। जिस नंबर से बात करता था, हाँ। बच्ची को जिस नंबर से फोन आते थे, हाँ वो भी नंबर दे रखा है। अब वो फरार है, फरार होने के बाद वो किसी नंबर से गांव में संपर्क करता है और वो नंबर हमारे पास आ जाता है। हम उसको पुलिस को दे देते हैं कि जी इस नंबर से वो लेकिन बात पुलिस करता ने इस पे कोई सख्त कार्रवाई है। कोई नहीं करी कार्रवाई है। नहीं। पुलिस का चेहरा बार बार इस तरीके से दिल्ली में, हरियाणा में सामने आता है, और भी राज्यों में की बात है, यूपी में है, और जातिवाद की बातें भी लगातार सामने आती है। मैं आपको बता दूं कि आप सर कौन से समाज से बिलोंग करते हैं? ऐसे हम समाज दलित।
हम चमार सलाम समाज से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं हम ये महसूस कर रहे हैं कि हाँ भाई हाँ, कहीं ना कहीं जातिवाद है, बिल्कुल जी, हमारी जातिगत आवाज़ दुर्भावना है पुलिस के मन में। इस वजह से दबाव बना के, डरा धमका के, कहीं कोई जाति सूचक शब्द पुलिस की तरफ से बोला गया है, ऐसा दुर्व्यवहार कोई किया गया? पुलिस की तरफ से तो नहीं बोला गया, नहीं, लेकिन अगले पार्टी की तरफ से ये विपक्ष की तरफ से, अपराधी की तरफ से बोला गया। अपराधी के बच्चों ने भी बोला है कि हम 1 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, हम तो थाने को खरीद देंगे और चमार हमारा क्या बिगाड़ देंगे। और उसकी पत्नी ने भी घर पे आके धमकी दी है कि ये चमार हमारे 8-10 लाख रुपए बिगड़वा के मानेंगे, ये ऐसे नहीं मानेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, हमारा तो 10-10 साल भी यूपी में रह के आ सकता है। अच्छा, इस बंदे के ज़्यादातर कांटेक्ट यूपी में बताए जा रहे हैं, क्योंकि उसकी मिसेज ये कह रही थी कि हमारा तो बस एक बार वहाँ से निकलना था, इसके बाद तो वो 4 साल 10 साल 5 साल यूपी में रह के आ जाएगा। अच्छा, चलिए ठीक है, देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है। साथियों, हमारे को तो कार्रवाई जब सामने दिखेगी, जब किसी बंदे को अरेस्ट किया जाएगा या उसकी पूरी चैन को पकड़ा जाएगा या इसको, उसके बाद अब तक तो सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि हमारी सारी घटना को देखते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इन आरोपियों को पकड़ा जाए, किसी और बच्ची का भविष्य खराब ना हो। और ये जो सारे गलत काम करता है, सुल्फा गांजा दारू बेच के छोटे बच्चों को नशे की लत डालता है, उनका भविष्य खराब करता है, तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं हम प्रशासन से। ठीक है, आप बच्ची के पिता हैं, आपका क्या मन कर रहा है कि आप क्या कर सकते हैं यदि अपराधी आपके सामने मौजूद हो और आप थोड़ा सा पावर में हो, तो आपका क्या मन करता है कि आप क्या कर जाएंगे या क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ कानून पे विश्वास रखते हैं, कानून ही हमारी मदद करे और हमें इस जानवर भरे इंसान से इन न्याय दिलाए जो बच्चों के भविष्य खराब कर रहा है। देखिए साथियों, कुल मिलाकर के यहाँ सारी कहानी हकीकत रूप में आपने सुनी है, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है और ये बहुत दर्द भरी दास्तान है। आपकी बच्ची के साथ ऐसा होता तो आपके क्या विचार होते? इस मामले में आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और कुल मिलाकर के इतने सरल प्रवृत्ति के लोगों को इस प्रकार से सताया जा रहा है, एक के बाद एक वारदात होती है और उसके बाद पुलिस का क्या रुख है आपने देखा, जाना, सुना, समझा। अब आप अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें और अपने विचार कमेंट के रूप में हमें बताएं या भारत सरकार को बताएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जातिवाद किसी न किसी रूप में सामने आता ही रहता है। जय भीम साथियों, हमारे साथ में दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड एसआई साहब माननीय साधुराम बोधाचार्य जी मौजूद हैं ऑलरेडी। और पहले भी आप कई बार एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर साहब से परिचित हो चुके हैं। मैं ये वो ईमानदार शख्सियत है और हमारी बहुजन कम्युनिटीज़ की मतलब ईमान की पहचान है एक तरीके से। तो रिटायर्ड अधिकारियों में बात करूँगा, सर क्या यदि कोई किसी का पीछा करता है ये अपराध माना जाएगा, अपराध में काउंट होता है या कैसे? हमारे दर्शकों को थोड़ा जानकारी दें। ये ऐसा है, जो कोई आदमी किसी का पीछा करता है ये अपराध माना जाता है। ये जी, ये आईपीसी उसमें आता है, किसी का पीछा करना, किसी को मारना पीटना, किसी को धमकी देना, किसी को यानी उकसाना, किसी को गाली गलौज देना, ये आईपीसी की सेक्शन 504 एंड 506 में आता है। ये जी, अगर कोई आदमी ऐसा करता है, अगर ज़्यादा वो करता है, इसमें कम से कम 7 साल की सज़ा होती है। और यदि कोई किसी को ब्लैकमेल करे, चाहे कारण कुछ भी हो, हाँ, यदि कोई किसी को ब्लैकमेल करता है तो उस पर ब्लैकमेल करेगा वो भी उसमें। तो यदि कोई आदमी धोखाधड़ी में, ब्लैकमेल तो वो आ गया, धोखाधड़ी में आ गया, नहीं ब्लैकमेल करना। जी, जी, ये 420 के तहत आता है। साजिश के हाँ, साजिश के तहत साजिश है की ना। धारा भी हाँ, 420 हाँ, लगेगी। तो धोखा किया ना आपके साथ है। हाँ जी, धोखा तो कर रहा है ना, धोखा करने सिर्फ 420 आईपीसी की सेक्शन 420 का उल्लंघन कर रहे हैं, वो आपके साथ आपको परेशान कर रहे हैं। जी जी, लेकिन ये जो हमारी, ये जो गरीब आदमी की हमारी जो पुलिस है, ये हमारी सुनाई नहीं करती। ये हमारे खिलाफ उल्टा ही वो कर देती है, हमारे आदमी को दबा देती है, गरीब आदमी को, बेचारे को। वो जाकर पुलिस में जाते हैं वहाँ धमका देती है।
जैसे उसके साथ वो मतलब बुरा हाल मतलब बदतमीजी से पेश आते हैं पुलिस। यदि कोई व्यक्ति बदमाश टाइप का हो, खराब हो और वो पीछा भी कर रहा है, डरा धमका भी रहा है और ब्लैकमेल भी कर रहा है अकारण ही, और वो भी कम उम्र के बच्चे को, हाँ नाबालिग बच्चों को, हाँ हाँ या किसी लड़की को या महिला को, ऐसा है। तो इस पे कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज हो सकता है और गिरफ्तारियां हो जाएंगी। तो कितने साल तक की सजा है लगभग? इसमें लगभग है ना, इसमें 10 साल तक की सजा है, 10 की भी है, 5 की भी है और 7 साल की तक की सजा है जी। इसके अंदर। शायद 10 साल से ज्यादा के भी संभावना है। 10 साल से ज्यादा की संभावना इसके अंदर नहीं है मतलब। जी, लगभग 10 साल तक के लिए अपराध हाँ, साबित 10 होने साल पर के है। वह गिरफ्तार हो जाएगा। हाँ जी, और इसमें क्या लंबा प्रोसीजर चलेगा कि भाई उसके जैसे पुलिस ये में तो कोर्ट शिकायत दर्ज कर दी? ये तो कोर्ट पे डिपेंड है ना कि ज़्यादा लंबा प्रोसीजर चलेगा क्या चलेगा ये, या हमारे वकील पर डिपेंड है या उस पर कोर्ट पर डिपेंड है, भाई उसको लंबा चलाएगा या कम चलाएगा। अगर जितने साक्ष्य गुजर जाएंगे जल्दी से जल्दी साक्ष्य गुजरेंगे, उस साक्ष्य के मुताबिक से कोर्ट जल्दी सुनाई करेगा। अगर साक्ष्य नहीं गुजर पाएंगे यानी कोर्ट में नहीं जा पाएंगे एविडेंस के लिए, हाँ तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है कोर्ट के अंदर। जी, उसके बाद ये सजा होती है, यानी कोर्ट के कार्यवाही के बाद में ये सजा संभव है, चाहे वो कम समय लगे या ज़्यादा, लेकिन सजा लगभग 10 साल की तय है। हाँ बिल्कुल है। और यदि कोई इस तरह के बदमाशों से डरता है, हाँ डर जाता है और वो दहशत के मारे टेंशन में रहता है, उसी के बदले में है ना ये सजा साहब? हाँ ये उसी के उसमें है ना, अगर डरता है वो करता है तो इसी में आता है। आज जबकि इसमें डर के मारे अपने काम ना कर पाए तो? जबकि 506 में है ना 7 साल की सजा है जी, वैसे 2 की भी है 7 साल की। ऐसे संगीन अपराध के अंदर जैसे आप बता रहे हो तो इसमें 7 साल की सजा है उसमें 506 के अंदर। जी, पुलिस सीधा कार्रवाई करे तो यहाँ हमने सीधा 156(3) में जाएं ताकि जल्दी कार्रवाई हो। नहीं ऐसा 156(3) के लिए तो हमने कोर्ट में जाना पड़ता। तो कोर्ट में जब जाएंगे तो हमारा पुलिस कोई काम नहीं करेगी। जैसे आप चले गए हैं और तो आप वहाँ पर चले गए, आपने पुलिस ने कोई कार्य नहीं करा, तो आप पुलिस के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं कोर्ट में जाकर के। ये वैसे तो करेंगे, ये 166(a) के तहत आता है, IPC की सेक्शन 106 के तहत आता है। 166 हाँ 166 में आता है ये, जी। IPC की सेक्शन 166 में आता है ए में। अब पुलिस के खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते हैं। यदि आपके थाने में जाते हैं, यदि आपके खिलाफ कोई आपके कार्रवाई नहीं करता पुलिस में और आपके खिलाफ वो करता है तो आपसे खिलाफ जा सकते हैं। मतलब पीड़ित पक्ष के पास ये अधिकार है हाँ कि वो आवाज आगे उठा हाँ सकता है। 156(3) लगा कोर्ट में जाएगा, 156(3) के तहत CRPC की सेक्शन 156(3) के तहत कोर्ट में जाएगा और उसे सेक्शन लगाएगा। पुलिस को बुलाएंगे, वहाँ पर मजिस्ट्रेट बुलाएगा और उससे पूछेंगे क्या आपने वो किया, क्या आपके पास आया है या नहीं आया। जी हाँ ऐसी बात नहीं, पुलिस ही सब कुछ है, पुलिस सब कुछ नहीं है बिल्कुल। जी, हाँ कंप्लेंटर भी है, अगर कंप्लेंट करेगा। अगर कोर्ट नहीं करते 156(3) में तो वहाँ जाइए कोर्ट के अंदर, वो पुलिस अपने आप बुला, वो कोर्ट अपने आप बुला लेगी उसको। जी, कोर्ट उसको बुला कर या तो वो करेंगे, उसकी मानेंगे नहीं तो उसके खिलाफ 166 में मुकदमा दर्ज हो जाएगा। जी सर, आप दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं। हाँ जी जी, तो लगभग आपका पूरा ड्यूटी टाइम बहुत बेहतरीन रहा सर। देखिए हालांकि ये व्यक्तिगत मामला हो गया, लेकिन फिर भी देखिए मेरे लिए, मैं तो पुलिस में रहा तो मेरे लिए कोई मतलब परेशानी, मुझे किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई बिल्कुल भी, क्योंकि मैं किसी से नंबर 1 तो मैं किसी पुलिस से मैं डरता ही नहीं था। कोई मुझे धमकी दे, कोई तरह ये कर दूँगा, नहीं मैं कभी डरा ही नहीं उनसे, मेरा डरने से कोई मतलब नहीं था मुझसे। क्योंकि आप ईमान पे रहे सर, इसलिए डर का तो मतलब ही नहीं पैदा होता। हाँ हाँ जी, अभी भी मैं यहाँ जनता को मुझे बुला लेते हैं, हाँ भाई चलो वहाँ चलना फलानी जगह। मैं SP को भी जहाँ भी है, SP का DC का है, जिसको भी पेश होना तो मैं उसको आदमी को लेकर के पेश हो जाता हूँ। उसके अब मैं After रिटायरमेंट के बाद मैं सोशल सर्विस कर रहा हूँ। जी जी, कोई आदमी मुझे बुला लेता है, मतलब कमजोर बेबस हाँ समाज की आप मदद कमजोर करते है, हैं। बेबस है, जिसकी कोई सुनाई नहीं करता, तो हम उसके साथ जाते हैं और वहाँ जा करके उनसे वो करते हैं जी, आर्गूमेंट करते हैं, भाई क्यों नहीं कर रहा, अब क्या बात है, क्यों नहीं कर रहा है। जी जी अगर पुलिस नहीं करती तो फिर हमारे पास 156(3) तक हम कोर्ट में लगाएंगे उसी खिलाफ। जी जी, देखिए सर, हमारे साधुराम बोधाचार्य जी जो हैं ये दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं और बहुत अच्छा काम इन्होंने अपने समय में किया, अपने ड्यूटी टाइम में किया, और आज ये आपको जानकारी दे रहे हैं। कुछ धाराओं का इन्होंने खुलासा किया है, जैसे मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे परेशानियाँ यदि हों जीवन में तो किस प्रकार से उस समापन की ओर जाएँ और समाधान की ओर जाएँ, और वो अच्छी जानकारी इन्होंने उपलब्ध कराई है और हम इनका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं साहब का, हाँ, जय साधुराम बोधाचार्य जी का। हाँ जी, जय भीम। जय भीम,
जय भीम नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। जय श्री राम। जय भीम साथियों। हाँ, हमारे जय साथ में दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड एसआई साहब माननीय साधुराम बोधाचार्य जी मौजूद हैं ऑलरेडी। और पहले भी आप कई बार एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर साहब से परिचित हो चुके हैं। मैं ये वो ईमानदार शख्सियत है और हमारी बहुजन कम्युनिटीज़ की मतलब ईमान की पहचान है एक तरीके से। तो रिटायर्ड अधिकारियों में बात करूँगा सर, क्या यदि कोई किसी का पीछा करता है ये अपराध माना जाएगा, अपराध में काउंट होता है या कैसे? हमारे दर्शकों को थोड़ा जानकारी दें। ये ऐसा है जो कोई आदमी किसी का पीछा करता है ये अपराध माना जाता है। ये जी, ये आईपीसी उसमें आता है, किसी का पीछा करना, किसी को मारना पीटना, किसी को धमकी देना, किसी को यानी उकसाना, किसी को गाली गलौज देना, ये आईपीसी की सेक्शन 504 एंड 506 में आता है। ये जी, अगर कोई आदमी ऐसा करता है, अगर ज़्यादा वो करता है, इसमें कम से कम 7 साल की सज़ा होती है। और यदि कोई किसी को ब्लैकमेल करे, चाहे कारण कुछ भी हो, हाँ, यदि कोई किसी को ब्लैकमेल करता है तो उस पर ब्लैकमेल करेगा वो भी उसमें। तो यदि कोई आदमी धोखाधड़ी में, ब्लैकमेल तो वो आ गया, धोखाधड़ी में आ गया, नहीं ब्लैकमेल करना। जी, किसी जी, को। ये 420 के तहत आता है। साजिश के हाँ, साजिश के तहत है साजिश ना। की धारा भी हाँ, 420 हाँ, लगेगी। तो वो धोखा किया ना आपके साथ है। हाँ जी, धोखा तो कर रहा है ना, धोखा करने सिर्फ 420 आईपीसी की सेक्शन 420 का उल्लंघन कर रहे हैं, वो आपके साथ आपको परेशान कर रहे हैं। जी जी, लेकिन ये जो हमारी ये जो गरीब आदमी की हमारी जो पुलिस है, ये हमारी सुनाई नहीं करती। ये हमारे खिलाफ उल्टा ही वो कर देती है, हमारे आदमी को दबा देती है, गरीब आदमी को, बेचारे को। वो जाकर पुलिस में जाते हैं वहाँ धमका देती है। जैसे उसके साथ मतलब बुरा हाल, मतलब बदतमीजी से पेश आते हैं पुलिस। यदि कोई व्यक्ति बदमाश टाइप का हो, खराब हो, और वो पीछा भी कर रहा है, डरा धमका भी रहा है और ब्लैकमेल भी कर रहा है अकारण, और वो भी कम उम्र के बच्चे को, हाँ, नाबालिग बच्चों को, हाँ, या किसी लड़की को या महिला को, ऐसा है। तो इस पे कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज हो सकता है और गिरफ्तारियां हो जाएंगी। तो कितने साल तक की सजा है लगभग? इसमें लगभग है ना, इसमें 10 साल तक की सजा है, 10 की भी है, 5 की भी है और 7 साल की तक की सजा है जी, इसके अंदर। शायद 10 साल से ज़्यादा के भी संभावना है। 10 साल से ज़्यादा की संभावना इसके अंदर नहीं है, मतलब। जी, लगभग 10 साल तक के लिए अपराध हाँ, साबित 10 होने साल पर के है। वह गिरफ्तार हो जाएगा। हाँ, जी, और इसमें क्या लंबा प्रोसीजर चलेगा कि भाई उसके जैसे पुलिस ये में तो कोर्ट शिकायत दर्ज कर दी? लेकिन ये तो कोर्ट पे डिपेंड है ना कि ज़्यादा लंबा प्रोसीजर चलेगा, क्या चलेगा ये, या हमारे वकील पर डिपेंड है, या उस पर कोर्ट पर डिपेंड है, भाई उसको लंबा चलाएगा या कम चलाएगा। अगर जितने साक्ष्य गुजर जाएंगे जल्दी से जल्दी साक्ष्य गुजरेंगे, उस साक्ष्य के मुताबिक से कोर्ट जल्दी सुनाई करेगा। अगर साक्ष्य नहीं गुजर पाएंगे, यानी कोर्ट में नहीं जा पाएंगे एविडेंस के लिए, हाँ, तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है कोर्ट के अंदर। जी, उसके बाद ये सज़ा होती है, यानी कोर्ट के कार्यवाही के बाद में ये सज़ा संभव है, चाहे वो कम समय लगे या ज़्यादा, लेकिन सज़ा लगभग 10 साल की तय है। हाँ, बिल्कुल है। और यदि कोई इस तरह के बदमाशों से डरता है, हाँ, डर जाता है और वो दहशत के मारे टेंशन में रहता है, उसी के बदले में है ना ये सज़ा साहब? हाँ, ये उसी के उसमें है ना। अगर वो डरता है, वो करता है, तो इसी में आता है। आज जबकि इसमें डर के मारे अपने काम ना कर पाए, जबकि 506 में है ना 7 साल की सजा है। जी, वैसे 2 की भी है 7 साल की। ऐसे संगीन अपराध के अंदर जैसे आप बता रहे हो, तो इसमें 7 साल की सजा है उसमें 506 के अंदर। जी, पुलिस सीधा कार्रवाई करे तो यहाँ हमने सीधा 156(3) में जाएं ताकि जल्दी कार्रवाई हो। नहीं, ऐसा 156(3) के लिए तो हमने कोर्ट में जाना पड़ता। तो कोर्ट में जब जाएंगे तो हमारा पुलिस कोई काम नहीं करेगी। जैसे आप चले गए हैं, हाँ, तो आप वहाँ पर चले गए, आपने पुलिस ने कोई कार्य नहीं करा, हाँ, तो आप पुलिस के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं कोर्ट में जा करके। ये वैसे तो करेंगे, ये 166A के तहत आता है, आईपीसी की सेक्शन 106 के तहत आता है। 166, हाँ, 166 में आता है ये, जी। आईपीसी की सेक्शन 166 में आता है, ए में। अब पुलिस के खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते हैं। यदि आपके थाने में जाते हैं, यदि आपके खिलाफ कोई आपके कार्रवाई नहीं करता पुलिस में, और आपके खिलाफ वो करता है, तो आपसे खिलाफ जा सकते हैं। मतलब पीड़ित पक्ष के पास ये अधिकार है, हाँ, कि वो आवाज आगे उठा हाँ, सकता है। 156(3) लगा कोर्ट में जाएगा, 156(3) के तहत सीआरपीसी की सेक्शन 156(3) के तहत कोर्ट में जाएगा और उसे सेक्शन लगाएगा। पुलिस को बुलाएंगे, वहाँ पर मजिस्ट्रेट बुलाएगा और मुझसे पूछेंगे क्या आपने वो किया, क्या आपके पास आया है या नहीं आया। जी, हाँ, ऐसी बात नहीं, पुलिस ही सब कुछ है, पुलिस सब कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। जी, हाँ, कंप्लेंटर भी है, अगर कंप्लेंट करेगा। अगर कोर्ट नहीं करते 156(3) में तो वहाँ जाइए,
कोर्ट के अंदर। वो पुलिस अपने आप बुला, वो कोर्ट अपने आप बुला लेगी उसको। जी कोर्ट उसको बुला कर, या तो वो करेंगे, उसकी मानेंगे नहीं तो उसके खिलाफ सेंसिटिव में मुकदमा दर्ज हो जाएगा। जी सर, आप दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं। हाँ जी। जी तो लगभग आपका पूरा ड्यूटी टाइम बहुत बहुत बेहतरीन रहा सर। देखिए हालांकि ये व्यक्तिगत मामला हो गया, लेकिन फिर भी देखिए मेरे लिए, मैं तो पुलिस में रहा तो मेरे लिए कोई मतलब परेशानी, मुझे किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई बिल्कुल भी, क्योंकि मैं किसी से, नंबर एक तो मैं किसी पुलिस से मैं डरता ही नहीं था। कोई मुझे धमकी दे, कोई तरह ये कर दूंगा, नहीं, मैं कभी डरा ही नहीं उनसे। मेरा डरने से कोई मतलब नहीं था मुझसे। क्योंकि आप ईमान पे रहे सर, इसलिए डर का तो मतलब ही नहीं पैदा होगा। हाँ हाँ जी। अभी भी मैं यहाँ जनता को मुझे बुला लेते हैं, हाँ भाई चलो वहाँ चलना फलानी जगह। मैं एसपी को भी, धाबी है, एसपी का, डीसी का है, जिसको भी पेश होना तो मैं उसको आदमी को लेकर के पेश हो जाता हूँ। उसके अब मैं आफ्टर रिटायरमेंट के बाद मैं सोशल सर्विस कर रहा हूँ। जी जी, कोई आदमी मुझे बुला लेता है, मतलब कमजोर बेबस समाज की आप मदद कमजोर करते है, हैं। बेबस है, जिसकी कोई सुनाई नहीं करता, तो हम उसके साथ जाते हैं और वहाँ जा करके उनसे वो करते हैं जी, पुलिस आर्गूमेंट करते हैं, भाई क्यों नहीं कर रहा, अब क्या बात है, क्यों नहीं कर रहा है। जी जी अगर पुलिस नहीं करती तो फिर हमारे पास 156(3) था, हम कोर्ट में लगाएंगे उसी खिलाफ। जी जी। देखिए सर, हमारे साधुराम बोधाचार्य जी जो हैं, ये दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं और बहुत अच्छा काम इन्होंने अपने समय में किया, अपने ड्यूटी टाइम में किया, और आज ये आपको जानकारी दे रहे हैं। कुछ धाराओं का इन्होंने खुलासा किया है। जैसे मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे परेशानियां यदि हो जीवन में तो किस प्रकार से उस समापन की ओर जाएं और समाधान की ओर जाएं, और वो अच्छी जानकारी इन्होंने उपलब्ध कराई है, और हम इनका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं साहब का, हाँ, साधुराम बोधाचार्य जी का। हाँ जी। जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। जय श्री राम।